प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट के बारे में, है ना। तो जब हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है उसके अंदर जो है प्रोसेस आईडी होगा, प्रोसेस का स्टेट होता है, प्रायोरिटी होती है उसकी कुछ ना कुछ, है ना, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन होता है। वैसे ही सिमिलरली प्रोग्राम काउंटर नाम का भी एक चीज होता है जहां पे ये डिफाइन किया जाता है कि अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे करके एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है जो रन करना है वो वाली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करके रखा जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि जब आपके पास एक सीरीज या फिर एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है तो उस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं एक थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, मतलब एक धागे की तरह एक के बाद एक स्टेप आते ही जाएगा, है ना। तो सिंपली पुट अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये एक थ्रेड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब अभी क्या रन होना है ये बताएगा, इसके बाद क्या होना है ये भी होगा, उसके बाद क्या होना चाहिए ये भी होगा, ऐसे करके पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो होगा, राइट। सो बेसिकली हमें क्या समझना है यहाँ पे, एक तो है प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जहां पे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। उस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर प्रोग्राम काउंटर नाम की एक चीज होती है जहां पे अगला जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होना है वो होगा, और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को अगली चीज क्या क्या एग्जीक्यूट होनी है उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन या फिर सिंपली थ्रेड्स। ओके, सो आपने कई बार जब भी आपने लाइक कंप्यूटर्स के बारे में सुना होगा ये थ्रेड्स या थ्रेड्स ऑफ एग्जीक्यूशन नाम की वर्ड्स जो है आपने सुने ही होंगे कहीं ना कई बार। ओके, राइट। सो थ्रेड्स को जो है अच्छे से समझ लेते हैं हम। ओके, सो मान लीजिए थ्रेड को सिंपली पुट अगर आप समझने की कोशिश करें, इट्स अ सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल विद इन अ प्रोसेस, मतलब अगला स्टेप क्या होना चाहिए इसका एक सीक्वेंस, एज सिंपल एज दैट। ओके, सो अगर मान लीजिए जब भी आप प्रोसेस की बात करते हैं थ्रेड के तरीके से, ओके, तो वहां पे दो स्पेसेस होती हैं। एक होता है आपका कोड कहां पे होना चाहिए, उसके रेलेवेंट फाइल्स क्या है, रेलेवेंट डेटा क्या है, इन तीनों चीजों को मिला के कहा जाता है एड्रेस स्पेस, राइट। और फिर थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन हम जानते ही हैं, है ना, राइट। सो जहां पे हमें एग्जीक्यूशन स्टेट जो है वो वाला कंसिडरेशन आ जाएगा, राइट। हर एक थ्रेड के बारे में जब भी आप डिस्कस करें तो वहां पे तीन चीजें होती हैं, ओके, मिनिमम से मिनिमम तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका प्रोग्राम काउंटर जिसके अंदर सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस होगा, उसके साथ साथ कौन कौन से रजिस्टर्स के साथ काम करना है, राइट, सो उनका सेट होगा, और फिर स्टैक स्पेस होगा बेसिकली, राइट। तो ऐसे मान लीजिए कि थ्रेड के बारे में जब भी आप बात करेंगे एक तो है थ्रेड इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और फिर उसमें दो स्टेट्स होते हैं, दो स्पेसेस होती हैं, एक होता है एड्रेस स्पेस, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन स्टेट। ओके, एड्रेस स्पेस में इस पर्टिकुलर थ्रेड का या फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस का कोड लिखा जाएगा, उसके फाइल्स क्या होंगे, वहां पे कौन सा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये सारी चीजें होंगी। सिमिलरली जब थ्रेड की बात आती है, स्पेसिफिकली जब आप एग्जीक्यूशन की बात करते हैं प्रोसेस के अंदर, है ना, तो वहां पे एग्जीक्यूशन स्टेट क्या होगा, आपका थ्रेड होगा। ओके, और फिर हर एक थ्रेड में जो है प्रोग्राम काउंटर होता है, मतलब कौन सा स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। और सिमिलरली उसका रजिस्टर सेट होता है और स्टैक स्पेस भी होता है हमारे पास, राइट। ओके, और फिर आपने कई बार सुना होगा मल्टी थ्रेडिंग करके। ओके, सो जाहिर सी बात है एक प्रोसेस का एक ही थ्रेड नहीं होगा, है ना, राइट। सो एक एक प्रोसेस का जो है मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, ओके, और हर एक थ्रेड जो है सेपरेट प्रोसेसर पे काम कर सकता है, एंड एज एंड व्हेन जरूरत पड़े तो सीपीयू के अंदर जो मल्टीपल कोर्स होती हैं उनको भी यूज कर सकते हैं। ओके, राइट। सो यहां पे जैसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो कोड, फाइल्स और डेटा, ये जो एड्रेस वाला स्पेस है ना, सो ये तीनों थ्रेड्स में कॉमनली यूज किया जा रहा है ना। सो सिंगल प्रोसेस है, मल्टीपल थ्रेड्स है, और हर एक यूनिक थ्रेड का अपना खुद का रजिस्टर्स होगा, स्टैक होगा, उसका जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो होगा, राइट। सो कॉमनली इतना मान लीजिए कि जब भी आप मल्टी थ्रेडिंग की बात कर रहे होते हैं तो प्रोसेस एक होगा, थ्रेड्स अलग अलग होंगे, ओके, और फिर ये सारे के सारे थ्रेड्स जो है मल्टी थ्रेड कहा जाएगा इनको, राइट। और फिर ये सारे के सारे थ्रेड्स जो है एक ही सेट ऑफ कोड, एक ही सेट ऑफ फाइल्स और एक ही सेट ऑफ डेटा को यूज करेंगे, बट उनकी खुद की रजिस्टर्स और स्टैक जो है वो सेपरेट होंगी। ओके, राइट। सो अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब मल्टीपल प्रोसेसेस बोल रहे हैं आप और मल्टीपल थ्रेड्स बात कर रहे हैं, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं एक बार। ओके, राइट। सो अगर मल्टीपल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस की बात हो रही है, जैसे आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, तो सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस हैं अलग अलग। ओके, सो कई सारे सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस की बात हो रही है। ओके, तो प्रोसेस एक है, थ्रेड भी एक है, बट ऐसे ही अलग अलग टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं। ओके, राइट। सो यहां पे क्या होगा कि बेसिकली कोड, फाइल्स और डेटा जो है वो खुद का होगा वैसे क्या वैसा, और उसी के साथ साथ जो है रजिस्टर, स्टैक, ये सारी चीजें जो है ये भी यूनिकली ही अवेलेबल होंगी, राइट। सो एक प्रोसेस एक थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट है ये। ओके, और ऐसे एक प्रोसेस एक थ्रेड वाला सेट जो है ये ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो इस सिनारियो में उसको कहा जाएगा मल्टीपल सिंगल थ्रेडेड प्रोसेसेस।
ओके अगर बात होती है राइट साइड में, जैसे आप देख सकते हैं सिंगल मल्टी थ्रेडेड प्रोसेसेस, तो प्रोसेस एक है, थ्रेड्स अलग अलग है। ओके तो यहां पे क्या हुआ, सिंगल प्रोसेस है, मल्टीपल थ्रेड्स है, जहां पे ये जो कोड फाइल्स और डेटा जो है इनको कॉमनली यूज किया जा रहा है, और रजिस्टर स्टैक ये प्रोसेस ये जो प्रोग्राम काउंटर होता है ये यूनिकली हर एक थ्रेड के लिए अवेलेबल होगा। राइट ओके अब जाहिर सी बात है आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें क्या यूज करना है, प्रोसेसेस यूज करें या थ्रेड्स यूज करें। ओके तो हम प्रोसेसेस मतलब थ्रेड्स को आप एक प्रोसेसेस का एक हिस्सा मान सकते हैं। ओके और ऐसा करते हैं कि पहले थ्रेड्स का एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। ओके सो थ्रेड्स जो है फंडामेंटली लाइट वेट होती हैं, इन द सेंस उनको क्रिएट करने में और टर्मिनेट करने में, मतलब कोई नया प्रोसेस या नया थ्रेड क्रिएट करने में और उसको टर्मिनेट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ओके और फिर क्योंकि हम सिंगल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड्स की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ओके राइट सो क्योंकि एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस में एंटर करने के लिए कंटेक्स्ट स्विचिंग का टाइम लगता है ना, तो उस सिचुएशन में भी बहुत तेजी से आप कंटेक्स्ट स्विच कर पाएंगे सीपीयू के लेवल पे। ओके और उसी की वजह से जो है, क्योंकि कोड फाइल्स और डेटा कॉमनली शेयर की जा रही है तो मेमोरी स्पेस शेयर किया जा रहा है ना, राइट सो इसी की वजह से जो है बहुत तेजी से थ्रेड्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है होता रहेगा। ओके राइट सो एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझते हुए। राइट सो मान लीजिए आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं। ओके तो हर क्रोम ब्राउजर में जब भी आप एक नया टैब ओपन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसका खुद का एक कंटेंट होता है ना, सो उसको कहते हैं ब्राउजर प्रोसेस। ओके राइट सो हर टैब में उसका अपना खुद का कंटेंट होता है, खुद के प्रोसेसेस होते हैं। राइट सो मतलब 10 टैब्स हैं तो 10 प्रोसेसेस हैं, 100 टैब्स ओपन किए 100 प्रोसेसेस हो जाएंगे। राइट तो हर टैब जब भी आप ओपन करेंगे तो उसको कहा जाएगा ब्राउजर प्रोसेस। ओके क्योंकि वहीं पे आपको एक वेबसाइट एक्सेस करना है, उस वेबसाइट के अंदर जो फाइल्स हैं उनको डाउनलोड करना है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, है ना। तो हर एक टैब को जब भी आप गूगल क्रोम में ओपन करेंगे उसको कहा जाएगा ब्राउजर प्रोसेस। ओके हमें जो पेज दिखता है वहां पे भी मल्टीपल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि जीपीयू प्रोसेस होता है, प्लग इन प्रोसेस होता है, रेंडरर प्रोसेस होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। राइट सो अभी आपको ये सारे प्रोसेसेस समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना मान लीजिए कि जब भी आप गूगल क्रोम यूज करते हैं तो इतने सारे प्रोसेसेस चलते हैं वहां पे। राइट और जाहिर सी बात है ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं, ब्राउजर है, यूटिलिटी है, जीपीयू, प्लग इन, रेंडरर, ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं शेयर्ड मेमोरी को यूज करके। राइट इसी की वजह से जो है जब भी आप गूगल क्रोम यूज करते हैं थोड़ा तेजी से कम्युनिकेशन हो जाता है आपका। राइट ओके और फिर जाहिर सी बात है जब भी आप क्रोम में एक टैब ओपन करते हैं तो हर एक टैब का खुद का कंटेंट प्रोसेस बन जाता है ना। हमने अभी भी डिस्कस किया था ब्राउजर प्रोसेस नाम का। ओके तो जाहिर सी बात है हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस की अपनी खुद की मेमोरी होती है, इसी की वजह से जो है इसकी परफॉर्मेंस जो है बहुत बढ़ जाती है ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। एक टैब का दूसरे टैब से कोई भी पर्टिकुलर रिश्ता नहीं होता। राइट इन द सेंस अगर मान लीजिए किसी ना किसी सिचुएशन में आपने 3 या 4 टैब्स ओपन कर लिए और उनमें से एक टैब जो है किसी ना किसी रीजन की वजह से काम करना रुक गया, मतलब उसमें जो वेबसाइट लोड होना चाहिए था वो क्रैश हो गया। ओके तो यहां पे क्या होगा, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टैब की अपनी खुद की मेमोरी है, खुद का प्रोसेस है, खुद के थ्रेड्स हैं, तो क्या होगा कि चाहे तीसरा टैब क्रैश ही क्यों ना हो गया हो, इसका इफेक्ट जो है बाकी दोनों टैब्स पे नहीं पड़ेगा। राइट सो इसी की वजह से जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे उसका खुद का मेमोरी स्पेस होगा, उसके खुद के थ्रेड्स होंगे, तो अगर क्रैश हुआ तो तीसरा टैब खुद ही क्रैश होगा, बाकी दोनों टैब्स में रेंडरर प्रोसेस या ब्राउजर प्रोसेस जो है चलता ही रहेगा। राइट आपने भी कई बार ऑब्जर्व किया होगा। राइट वहीं पे अगर आप मोजिला फायरफॉक्स की बात करें, ओके तो हम बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, थ्रेड्स के फंक्शनैलिटी और उनके बीच में डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। राइट सो जब आप मोजिला फायरफॉक्स के बारे में देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसकी फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह होती है। आप तकरीबन 4 टैब्स तक ओपन कर सकते हैं, वहां तक क्या होगा कि ये चारों टैब्स जो हैं इनको डिफरेंट प्रोसेसेस की तरह कंसिडर किया जाएगा और फिर वहां पे उनको शेयर किया जाएगा इंडिविजुअल मेमोरी। ओके बट उससे ज्यादा अगर आपने टैब्स ओपन किए तो हर एक एडिशनल टैब जो है, ये जो 4 यूनिक प्रोसेसेस बनी है उनमें से मेमोरी को शेयर करते हुए बनेगा। राइट सो एक और बार समझ लेते हैं, जब भी आप मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं तो 4 टैब्स तक, 4 यूनिक टैब्स तक आप इंडिविजुअल प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद हर टैब जब भी आप क्रिएट करेंगे, हर एडिशनल टैब जब भी आप क्रिएट करेंगे तो वो क्या करेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं, है ना, ये जो 4 एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उनमें से थ्रेड्स क्रिएट करके वहां पे काम करना शुरू करेगा। राइट सो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे आप प्रोसेसेस बनाते जाएंगे, जैसे अगर आपने गूगल क्रोम में देख लिया तो क्या होगा, हर एक प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा।
है ना। और वहीं पे अगर मोजिल्ला फायरफॉक्स में देखें, क्योंकि हर एक नया टैब जो है राइट वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस का थ्रेड बनते हुए जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पूरा का पूरा मेमोरी जो है, चाहे आपका रैम हो चाहे कोई और मेमोरी हो, उसका कंजम्पशन जो है रिलेटिवली कम होता है। ओके और जाहिर सी बात है जैसे जैसे मल्टीपल टैब्स को अलग अलग प्रोसेसेस को शेयर करने की जरूरत पड़ती है, तो जहां पे मेमोरी को यूज किया जा रहा है उसको भी वहीं पे शेयर किया भी जा रहा है, राइट ओके। अगर आपने गूगल क्रोम को ऑब्जर्व किया हो अपने मोबाइल फोन में या फिर अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर में, तो गूगल क्रोम क्या करता है, अगर आपने 20-25 टैब्स ओपन कर दिए तो हर एक के लिए मेमोरी एलोकेट करना शुरू कर देगा, और देखते ही देखते जो है अगर आपके पास प्रॉब्ली 16 GB का रैम है तो प्रॉब्ली 3 GB का रैम बस गूगल क्रोम ही लेता जाएगा, है ना। तो रैम यूसेज जो है गूगल क्रोम में हाई होता है, और अगर आप रैम यूसेज कम चाहते हैं तो मोजिल्ला फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, और उसके पीछे वाला लॉजिक ये है। ओके सो मोजिल्ला फायरफॉक्स में जो है बाय डिफॉल्ट आप 4 यूनिक प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं, इन द सेंस 4 टैब्स ओपन कर सकते हैं। उसके बाद हर टैब जब भी आप क्रिएट करेंगे वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस का थ्रेड बनते हुए जाएगा, है ना। एज कंपेयर टू क्रोम इसमें जो है रिलेटिवली लेस मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। ओके राइट, सो यहां पे इसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोसेस में अलग अलग थ्रेड्स क्रिएट होती जा रही है ना। तो यहां पे फंडामेंटल एडवांटेजेस ये होती हैं कि एक तो है रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब एक इंटरैक्शन से दूसरे इंटरैक्शन में बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती, है ना। रिसोर्स शेयरिंग, मतलब जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था, मेमोरी को जब भी आप शेयर करेंगे तो वहां पे ज्यादा खर्चा नहीं होगा और वहां पे रिसोर्सेस को जितनी जरूरत है उतना ही यूज किया जाएगा, राइट। और फिर इकोनॉमी, क्योंकि आप मेमोरी को जो है लिमिटेड तरीके से यूज कर रहे हैं, सिमिलरली आपको इकोनॉमी भी एप्लीकेबल हो जाएगी। एंड सिमिलरली जब आप बात करते हैं एक और एडवांटेज की, जो है यूटिलाइजेशन ऑफ मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स। ओके सो जाहिर सी बात है मल्टी प्रोसेसर का मतलब क्या होगा, अलग अलग प्रोसेसर्स, ज्यादा प्रोसेसर्स, है ना। तो अगर ज्यादा प्रोसेसर्स होंगे तो और भी ज्यादा थ्रेड्स अप्लाई कर पाएंगे और उसकी वजह से और भी ज्यादा कोर्स यूज कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट आप सीपीयू का टाइम कम लेते हुए काम जो है और जल्दी कर पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट एफिशिएंट यूजेज भी हो जाएगा, राइट। ओके सो यहां पे जब आप मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं तो एक कोर कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका नाम है थ्रेड कॉन्करेंसी। ओके मतलब जाहिर सी बात है अगर आप मल्टीपल काम एक ही साथ करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको कॉन्करेंटली मतलब पैरेलली चलने की जरूरत पड़ सकती है ना। तो कॉन्करेंसी जो है अगर इसको डिफाइन करने की कोशिश करें सो इट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस एट द सेम टाइम। ओके सो एक ही वक्त पे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस जो है, चाहे वो एक प्रोग्राम के लिए हो, चाहे वो दूसरे प्रोग्राम के लिए हो, चाहे किसी और इंस्टेंस के लिए ही क्यों ना हो, अगर एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट होने की कोशिश कर रहे हैं उसको कॉन्करेंसी कहा जाता है। ओके और जाहिर सी बात है जब ढेर सारे थ्रेड्स पैरेलल में रन करने की कोशिश करें तब जाके अक्कर होती है कॉन्करेंसी वाला कॉन्सेप्ट। ओके राइट, सो इसका एडवांटेज जो है, फंडामेंटल एडवांटेज ये होगा कि रेस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस होती हैं, इन द सेंस यूजर की जरूरत के मुताबिक जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करने वाली एप्लीकेशंस, और ऑब्वियसली वहीं पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन और परफॉर्मेंस भी जो है बढ़ जाता है ना, राइट। ओके और फिर डिसएडवांटेजेस में जब आप देखेंगे तो अगर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स आप बनाना चाहते हैं और वहां पे कॉन्करेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो होगा ये कि आपको ऐसे मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स को बनाने में देर लगेगी, इन द सेंस ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा और इतनी जल्दी समझ भी नहीं आएगा, और अगर कहीं ना कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई, कोई बग आ गया तो उसको डीबग करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके क्योंकि जाहिर सी बात है आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन से प्रोसेस के कौन से थ्रेड के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम आई है करके, राइट। अगर आप मान लीजिए 1 लाख थ्रेड्स रन कर रहे हैं एक ही साथ में, राइट, तो वहां पे उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ये फंडामेंटल डिसएडवांटेज है कॉन्करेंसी के साथ। ओके राइट, सो एक एग्जांपल देख के समझने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पे क्या है, हमने ट्रांसफर अमाउंट नाम का एक बैंक बैलेंस वाला क्लास जो है वो लिखा हुआ है, राइट। एक फंक्शन लिखा हुआ है जहां पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं यूजर 1 से यूजर 2 के और यूजर 2 के बैंक अकाउंट के अंदर, और वहां पे लिखेंगे हम कोई ना कोई अमाउंट, है ना, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले बैलेंस को गेट कर रहे हैं, B1 इक्वल टू गेट बैलेंस ऑफ U1, B2 इक्वल टू गेट बैलेंस ऑफ U2। ओके और फिर यूजर मतलब यूजर 1 के बैंक अकाउंट से अमाउंट को डिडक्ट करके यूजर 2 के बैंक अकाउंट में अमाउंट को ऐड किया जा रहा है और फिर बैलेंस को अपडेट किया जा रहा है। ओके सो ये बेसिकली चल रहा है ना, और यूजर 1 का बैलेंस है 2500, यूजर 2 का बैलेंस है 500 रुपीज। ओके राइट, सो ये क्लियर है हमारे लिए, है ना। मान लीजिए जब आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करें, ओके फंक्शन को डिफाइन कर लिया और फिर बैलेंस को फाइंड आउट कर लिया, बैलेंस को आइडेंटिफाई करके, राइट, सो ये थ्रेड है ना, सो सबसे पहला थ्रेड शुरू हो चुका है और इनिशियली बैलेंसेस कुछ ऐसे हैं, राइट। सो 2500 यूजर 1 का बैलेंस है, 500 रुपीज यूजर 2 का बैलेंस है।
ओके और यहां पे इस सिचुएशन में क्या हुआ, आपका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया थ्रेड ए में, पहला थ्रेड जो है उसमें एग्जीक्यूशन शुरू हो गया और फिर वहां पे क्या हुआ, पहला बैलेंस दूसरा बैलेंस आइडेंटिफाई किया गया और उनको डिडक्ट भी कर दिया। ओके और वहां जाके रुक गया, क्यों, सम वे किसी ना किसी तरीके से मान लीजिए एक और थ्रेड आ गया बीच में। ओके राइट, सो पहले थ्रेड में क्या हुआ, थ्रेड ए को सीपीयू जो है थ्रेड ए को रन कर रहा था जहां पे यूजर 1 के अकाउंट से यूजर 2 के अकाउंट में 1000 रुपए ट्रांसफर करने हैं। राइट, सो जैसे ट्रांसफर अंडरस्कोर अमाउंट ऑफ यूजर 1 यूजर 2 1000 रुपीज लिखा हुआ है ना। राइट, सो वहां तक डिडक्शन तो हो गया बट बैलेंस अपडेट नहीं हुआ। ओके सीधा जैसे ही बैलेंस 2 का डिडक्शन हुआ वहां पे रुक के सीपीयू चला गया थ्रेड बी में, क्योंकि मान लीजिए सीपीयू को लग गया कि वहां पे काम करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा करके। ओके और फिर वहां पे दूसरा कंटेक्स्ट स्विचिंग करके सीपीयू चला गया थ्रेड बी के अंदर जहां पे यूजर 1 से यूजर 2 के अकाउंट में 1600 रुपीज ट्रांसफर करना था। ओके सो ऐसा कुछ सिनेरियो है मान लीजिए। राइट, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सबसे पहले बैंक का बैलेंस जो है ना, सो यूजर थ्रेड बी को एग्जीक्यूट किया जाएगा, है ना। यूजर 1 का बैंक बैलेंस इनिशियली 2500 था और यूजर 2 का बैलेंस इनिशियली 500 रुपीज था। ओके और थ्रेड बी में हमने क्या कॉल किया, यूजर 1 के अकाउंट से यूजर 2 के अकाउंट में 1600 रुपीज ट्रांसफर करना है करके हमने लिख दिया। ओके तो उसकी वजह से क्या होगा, पहले थ्रेड बी एग्जीक्यूट हो जाएगा, 900 रुपीज का बैलेंस बच जाएगा यूजर 1 के बैंक में। ओके और फिर यूजर 2 के बैंक में जो है 2100 आ जाएगा। राइट, सो क्या हुआ, यहां पे सबसे पहले आपने एक ट्रांजैक्शन शुरू किया, सीपीयू जो है बीच में ही उसको छोड़ के कंटेक्स्ट स्विचिंग करके, क्योंकि कॉन्करेंटली मल्टीपल थ्रेड्स चल रही हैं और सेम टू सेम कोड है। राइट, सो सेम टू सेम कोड है और मल्टीपल थ्रेड्स चल रही हैं, तो इसलिए इसको बीच में छोड़ के थ्रेड ए को थ्रेड बी के पास चला गया। ओके और थ्रेड बी को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट कर लिया। ओके और थ्रेड बी का ट्रांजैक्शन जो है वो भी खत्म हो चुका है। ओके तो यहां पे क्या हुआ, फाइनली इसके बाद बैलेंस जो है अपडेट हो गया। अब जाके अगर आप आउटपुट देखेंगे तो क्या हुआ, यूजर 1 का बैलेंस 900 है, यूजर 2 का बैलेंस 2100 है ना। राइट, अगर मान लीजिए उस सिचुएशन में क्या होगा, थ्रेड बी का एग्जीक्यूशन खत्म, तो जो बाकी पेंडिंग लाइंस है ना, थ्रेड ए के अंदर जो अपडेट बैलेंस वाला सिनेरियो था उसको अगर देखा जाए तो क्या होगा, सीधा दोनों का बैलेंस जो है अपडेट हो जाएगा और दोनों में ही 1500 रह जाएगा। राइट, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि थ्रेड बी जो है पहले एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद जो है थ्रेड ए एग्जीक्यूट हुआ। राइट, सो ये एक एग्जाम्पल है कॉन्करेंसी की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं करके। राइट, सो फंडामेंटली बस आपको इतना समझना है कि अगर आप सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रन करने की कोशिश कर रहे हैं और उस सिचुएशन में सीपीयू ने कंटेक्स्ट स्विच किया तो क्या होगा, कंकरेंसी इश्यूज आ सकती हैं। ओके राइट, सो इसका एक फंडामेंटल सॉल्यूशन जो है, इसके लिए हम यूज करेंगे क्रिटिकल सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ओके सो ये क्रिटिकल सेक्शन क्या है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजें अभी हम समझते हैं। राइट, सो कॉन्करेंसी के साथ डील करने के लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है। ओके और वहां पे हमें उस मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें समझना होगा क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। ओके सो जाहिर सी बात है, जैसे अगर आपको याद हो तो जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, तो मान लीजिए कि ये जो अपडेट बैलेंस वाला पार्ट है ना, तो अगर उसी पार्ट को सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वहां पे, राइट, अगर उसी चीज को मल्टीपल थ्रेड्स एक ही बार में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको क्रिटिकल सेक्शन कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन या फिर शेयर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो काम कर रहा है ना, जैसे कि आपका बैलेंस। ओके बैलेंस एक कॉमन या शेयर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज है ना, और फिर आपने दो थ्रेड्स देखे, एक में 1000 रुपीज ट्रांसफर हो रही थी, दूसरे में 1600 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो ऐसे सिनेरियो में क्रिटिकल सेक्शंस को हैंडल करने के लिए हमें ऐसा इंश्योर करना होगा कि ये जो क्रिटिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, राइट, जहां पे शेयर्ड डेटा है, वो वाले इंस्ट्रक्शंस जो है एक टाइम पे एक ही एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेट हो, ऐसा हमें फिक्स करना पड़ेगा। राइट, ओके तो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, अगर एक ही पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बार बार मल्टीपल थ्रेड्स यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एक ही बार में, तो कॉन्करेंसी वाला इश्यू आएगा, है ना। तो ऐसे सिनेरियोस में हम क्या कर सकते हैं कि उस क्रिटिकल सेक्शन को हम लॉक कर सकते हैं। इन द सेंस, अगर वो लॉक किया गया तो एक बार में एक ही एग्जीक्यूशन उसको यूज कर पाएगा करके हम फिक्स कर सकते हैं। ओके तो ऐसे फिक्स करने को कहते हैं लॉक्स। ओके लॉक करना। ओके और लॉक जो है हमें ये अलाउ करता है कि एक टाइम पे एक ही नंबर ऑफ थ्रेड, मतलब जितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं उनमें से एक ही बार यूज कर पाए। राइट, सो ऐसे होता है और इसको बेसिकली ऐसे मान लीजिए कि सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके राइट, और फिर मल्टीपल थ्रेड्स जो है एक ही बार में एक ही रिसोर्स को एक्सेस ना कर पाए, ऐसे रखने के लिए यूज करते हैं। और हर बार जब भी थ्रेड यूज किया जाता है तो एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन के बाद दूसरा थ्रेड जो है वो आ जाता है।
ओके सो मान लीजिए ऐसा कि पहली बार क्रिटिकल सेक्शन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और पहला थ्रेड चल रहा है। ओके तो उसमें सबसे पहले अलोकेट करेंगे, लॉक कर देंगे वहां पे। ओके और फिर जब थ्रेड ए का या फिर थ्रेड 1 का एग्जीक्यूशन खत्म, तब जाके लॉक खोलेंगे, फिर थ्रेड बी आएगा, फिर उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज करेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो एक बार में एक ही थ्रेड एक ही सेट ऑफ रिसोर्सेज को यूज कर पाए, ये ऐसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हम। ओके राइट, इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। ओके सो मान लीजिए जैसा आप यहां पे देख सकते हैं हमारे पास क्रिटिकल सेक्शन जो है वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ओके थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, थ्रेड ने लॉक कर दिया क्रिटिकल सेक्शन को। ओके और मान लीजिए बीच में सीपीयू जो है थ्रेड बी के कंटेक्स्ट में शिफ्ट हो गया, राइट। तो थ्रेड ए चल रहा था, उसके बाद बाय डिफॉल्ट बीच में जो है थ्रेड बी पे चला गया सीपीयू। ओके तो वहां पे जो है थ्रेड बी तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक ये क्रिटिकल सेक्शन आ नहीं जाता। ओके और थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन के ठीक आगे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन अभी अलोकेटेड है थ्रेड ए पे। ओके तब तक वेट करेगा जब तक थ्रेड ए काम खत्म करके उसको रिलीज नहीं कर देता, राइट। ओके सो मान लीजिए इसके बाद क्या हुआ, सीपीयू ने इंटेलिजेंटली कंटेक्स्ट फिर से स्विच किया। क्यों? क्योंकि बी रुक गया है, सीपीयू नहीं रुकेगा, है ना, राइट। सो बी रुक गया इसलिए सीपीयू जो है स्विच करेगा कंटेक्स्ट, थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, फिर जाके लॉक रिलीज होगा, फिर जाके थ्रेड बी जो है उसको एक्वायर करेगा, फिर लॉक हो जाएगा थ्रेड बी के नाम पे, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, सीधा उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा, राइट। सो जब तक थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ थ्रेड बी रुका ही रहा, है ना। तो वहां पे जैसे ही सीपीयू ने स्विच मारा और थ्रेड ए का एग्जीक्यूशन खत्म और लॉक रिलीज हो गया, तो उस क्रिटिकल सेक्शन को थ्रेड बी फिर से ले लेगा, फिर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा वहां पे, राइट। तो यहां पे हमने क्या किया, कॉन्करेंसी को हैंडल किया और यहां पे ये एंश्योर किया कि शेयर्ड रिसोर्सेज जो है, जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। बट यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे एक और फंडामेंटल चैलेंज आ सकता है। हमने कॉन्करेंसी को तो हैंडल कर लिया, राइट, सो ये लॉक्स को यूज करके, बट यहां पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है जिसको हम कहते हैं डेडलॉक। ओके एक ऐसा सिचुएशन जहां पे प्रोसेस 1 को एक सेट ऑफ रिसोर्सेस चाहिए और वो किसी और सेट ऑफ रिसोर्सेस को लॉक करके बैठा हुआ है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए प्रोसेस 1 जो है रिसोर्स 1 को लॉक करके रखा हुआ है, प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 की जरूरत है, राइट। सो ये एक वाला सिनेरियो है। दूसरे सिनेरियो में जो है प्रोसेस 2 जो है उसने रिसोर्स 2 को लॉक करके रखा हुआ है और प्रोसेस 2 को रिसोर्स 1 की जरूरत है, राइट। तो यहां पे क्या होगा, प्रोसेस 1 हमेशा रिसोर्स 2 के अनलॉक होने तक वेट करेगा जबकि रिसोर्स 1 को लॉक करके रखा हुआ है उसने। ओके और प्रोसेस 2 भी वही करेगा जो प्रोसेस 1 कर रहा है और ये लूप चलता ही जाएगा और इसीलिए लॉक जो है अभी डेड हो चुका है, इसको डेडलॉक कहेंगे हम, राइट। सो डेडलॉक की वजह से क्या होगा, प्रोसेस 1 और 2 जो है हमेशा वेट करते ही रहेंगे, राइट। सो डेडलॉक जो है एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को जो पर्टिकुलर रिसोर्स की जरूरत है उसको एक दूसरे ने ब्लॉक करके रखा हुआ है करके, राइट। सो इसको डेडलॉक कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट। सो अभी इसको देखिए, राइट। ये जो आपको रिसोर्स एलोकेशन दिख रहा है ये आइडेंटिफाई करके बताइए कि यहां पे डेडलॉक है या नहीं, राइट। क्या इस पर्टिकुलर रिसोर्स एलोकेशन में डेडलॉक है या नहीं? द आंसर वुड बी डेडलॉक, क्योंकि डेडलॉक है यहां पे। क्यों? प्रोसेस 1 जो है उसको रिसोर्स 1 की जरूरत है और वो रिसोर्स 2 को लॉक करके रखा हुआ है उसने। ओके प्रोसेस 2 जो है उसको रिसोर्स 3 की जरूरत है और उसने रिसोर्स 1 को लॉक करके रखा हुआ है। प्रोसेस 3 जो है उसको रिसोर्स 3 की जरूरत है, सॉरी रिसोर्स 2 की जरूरत है, बट उसने रिसोर्स 3 को लॉक करके रखा हुआ है ना। जब तक प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 को नहीं छोड़ेगा प्रोसेस 3 नहीं चलेगा, है ना। और जब तक प्रोसेस 3 नहीं चलेगा प्रोसेस 2 नहीं चल पाएगा एंड उल्टा प्रोसेस 1 नहीं चल पाएगा और ऐसे डेडलॉक में अटके रहेंगे ये, राइट। ओके एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या यहां पे एक डेडलॉक है या नहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, राइट। सो यहां पे क्या हुआ, प्रोसेस 1 है और यहां पे डेडलॉक नहीं है बाय द वे। ओके प्रोसेस 1 जो है उसने रिसोर्स 1 को लॉक करके रखा हुआ है, ओके और प्रोसेस 2 जो है रिसोर्स 2 को लॉक करके रखा हुआ है, प्रोसेस 3 जो है रिसोर्स 3 को लॉक करके रखा हुआ है, राइट। बट यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें प्रोसेस 1 को रिसोर्स 2 की जरूरत है, प्रोसेस 2 को रिसोर्स 3 की जरूरत है और यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्रोसेस 3 को किसी और रिसोर्स की जरूरत नहीं है। ओके मतलब कभी ना कभी प्रोसेस 3 जो है कंप्लीट करेगा और रिसोर्स 3 को छोड़ देगा और उसकी वजह से प्रोसेस 2 चलना शुरू हो जाएगा, रिसोर्स 2 को छोड़ देगा और फिर प्रोसेस 1 शुरू करेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो यहां पे कोई डेडलॉक नहीं है, ओके राइट। सो ऐसे ही अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में डेडलॉक्स हैं या नहीं हमें आइडेंटिफाई करना होता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो यहां पे क्या है, क्या यहां पे एक डेडलॉक है या नहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए,
राइट। सो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे डेडलॉक नहीं है। ओके, क्यों? प्रोसेस 1 ने रिसोर्स 1 को लॉक करके रखा हुआ है, प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 2 को लॉक करके रखा हुआ है, प्रोसेस 3 को किसी और पे डिपेंडेंसी नहीं है सिवाय रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 के, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, कभी ना कभी प्रोसेस 3 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 कंप्लीट हो सकते हैं, या फिर सबसे पहले प्रोसेस 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाएंगे और फिर रिसोर्सेस को छोड़ दिया जाएगा, अनलॉक कर दिया जाएगा, राइट। फिर जाके प्रोसेस 3 जो है उनको यूज करेगा, राइट। सो यहां पे भी डेडलॉक नहीं है। ओके, राइट। सो ये भी हमने समझ लिया। ओके, सो फंडामेंटली जब भी हम समझने की कोशिश करें कि ये डेडलॉक क्यों होता है, ये वाला पार्ट समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, राइट। सो हमने बेसिकली क्या देखा, प्रोसेसेस होती हैं, उनके थ्रेड्स होती हैं, उनके एग्जीक्यूशन के लिए हमें कॉन्करेंटली रन करने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे सिचुएशन में कॉन्करेंसी वाला प्रॉब्लम आ सकता है, उसके लिए लॉक्स यूज करेंगे हम, ये समझ लिया। बट कुछ सिचुएशंस में ऐसे लॉक करने की वजह से जो है हमारे लिए डेडलॉक आने वाली सिचुएशंस आ सकती हैं, राइट। सो कौन कौन से कंडीशंस में डेडलॉक आता है ये समझना इंपॉर्टेंट है, इससे पहले कि हम ये समझे कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है, राइट, अवॉइड कैसे करना है करके, राइट। सो कंडीशंस ऑफ डेडलॉक्स अगर आप देखेंगे, एक होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जहां पे स्पेसिफिकली ऐसा हो जाता है कि रिसोर्स जो है वो एक प्रोसेस को एक ही बार में मिलेगा करके, जब भी लॉक हो जाता है ऐसे, तो बाकी सारे प्रोसेसेस वेट करते रह जाते हैं। ओके, सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है वो। ओके, और फिर उसके बाद होल्ड एंड वेट। ओके, एक प्रोसेस जो है मल्टीपल रिसोर्सेस को होल्ड करेगा, बट एट द सेम टाइम बाकी सारे प्रोसेसेस से भी रिसोर्सेस को मांगता रहेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, बाकी सारे प्रोसेसेस को जो है वहां पे कोई भी रिसोर्स बचेगा नहीं और सारा का सारा रिसोर्स जो है एक ही प्रोसेस होल्ड करके वेट करते रहेगा। ओके, ऐसे सिचुएशन में भी डेडलॉक आ सकता है। ओके, राइट। नो प्रीएम्प्शन। ओके, सो यहां पे क्या होता है कि एक प्रोसेस को जब भी एक प्रोसेस रिलीज करता है तब तक दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा, है ना। ऐसा सिनेरियो नहीं हो सकता जहां पे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को फोर्स करे कि मुझे रिसोर्स चाहिए, रिलीज करो करके, राइट। सो वो नो प्रीएम्प्शन वाला कंडीशन हो जाएगा। और फिर सर्कुलर वेट, मतलब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है, वो तीसरे के लिए वेट कर रहा है, तीसरा चौथे के लिए और चौथा पहले के लिए, राइट। सो अगर एक ऐसा सर्कल बन गया वेट का, ओके, उसको कहा जाएगा सर्कुलर वेट। ओके, राइट। बस आपको इतना समझना है कि डेडलॉक वाले कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, राइट। और अगर आपको डेडलॉक के साथ डील करना है, उसको मतलब मैनेज करना है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो है अवॉइड कर सकते हैं, दूसरा उनको होने दे सकते हैं, राइट। अवॉइड कैसे करेंगे, ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, है ना, जो पहले कंडीशंस डिस्कस किए थे, राइट, वो वाले कंडीशंस तक ना पहुंचे ऐसा हमें लिखना होगा कोड को। ओके, या तो हम वो कर सकते हैं और फिर डेडलॉक होने देंगे, और जहां पे भी डेडलॉक है उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, या तो एक प्रोसेस को किल कर देंगे या फिर एक प्रोसेस को रोक देंगे, राइट। सो ऐसे सिनेरियो में हम ये ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो आज के सेशन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किया, है ना। सिंगल थ्रेड क्या होता है, मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस क्या होता है, मल्टी थ्रेडिंग की एडवांटेज क्या है। ओके, अब प्रोसेस वर्सेस थ्रेड का फंडामेंटल कंफ्यूजन हमने सॉल्व कर लिया, है ना। थ्रेड्स के एडवांटेजेस क्या है ये देखा हमने, बट जब आप मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं आपको थ्रेड कॉन्करेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ लिए हमने, है ना। और फिर उसके बाद फंडामेंटली एक कॉन्करेंसी वाला प्रॉब्लम आएगा, उसको कैसे सॉल्व करना है ये समझते हुए हमने देखा लॉक्स के बारे में। ओके, और लॉक्स को जब आप एफिशिएंटली अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा और प्रॉब्लम आ जाएगा, वो होगा डेडलॉक, जहां पे उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे रिजॉल्व करना है, ये सारी चीजें जो है हमने डिस्कस कर लिया। ओके, राइट। सो अगले सेशन में जो है हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। ओके, सो यहीं पे आज का सेशन जो है खत्म होता है। ओके, ऑन बिहाफ ऑफ नेक्स्ट वेव एंड IB हब्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।